आज हम लोग सर्कल पिछले 2 क्लास के ठीक आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने इसके पहले सर्कल के बेसिक अप्रोच, बेसिक डेफिनेशन और पिछले क्लास में सर्कल के जनरल इक्वेशन के बारे में बात की थी। आज ठीक वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम मेरे चैनल मैथ्स वाइब आरपी पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले ये बात की है कि सर्कल का जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमेशा साइन में पॉजिटिव होंगे और जी एफ और सी का साइन नेगेटिव भी पॉसिबल है। ये बात हो चुकी है। हमने एक बार ये भी डिस्कस किया था उसी क्लास में कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन एज होमोजीनियस, जिसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसे हम कहते हैं सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन कई तरह के कॉनिक को, जिसमें सर्कल भी शामिल है, ये कई तरह के कॉनिक को, साथ में सर्कल को और साथ में दो लाइंस को भी इंट्रोड्यूस करता है। ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में सर्कल को तब रिप्रेजेंट करेगा जब ए और बी की वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल होगी और एक्स वाई का टर्म यहाँ नहीं होगा, जिसका सीधा मतलब है कि एच की वैल्यू डेफिनेटली 0 ही होगी, पक्का 0 ही होगी। इसका मतलब ये निकला कि किसी भी सर्कल के इक्वेशन को सर्कल का ही इक्वेशन होने के लिए या तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट छिपे हुए एक होने चाहिए, या अगर वे दिख रहे हैं तो उनको न्यूमेरिकली बराबर इक्वल होना चाहिए। सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करने के बाद भी अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल नहीं होंगे तो वो सर्कल, वो इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। चलिए मान लेते हैं हम लोग हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इनविजिबली 1 या इक्वल हैं और सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, और अगर उस सर्कल के इक्वेशन के किसी टर्म में, एक ही टर्म में x इंटू वाई दोनों एक साथ मिल जाएंगे, एक्स वाई का टर्म एक साथ मिलेगा, तो वो इक्वेशन भी सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। सर्कल के इक्वेशन में किसी भी कंडीशन में x इंटू वाई का टर्म अलाउड नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेंट c के बारे में। अगर किसी सर्कल की इक्वेशन में कांस्टेंट c नॉन जीरो है तो ओरिजिन ओ या तो सर्कल के सरकमफेरेंस के अंदर होगा या सरकमफेरेंस के बाहर होगा। और अगर किसी सर्कल की इक्वेशन में सभी टर्म्स में या तो x है या तो y है, यानी कोई ऐसा नंबर या कांस्टेंट नहीं है जो एक्स वाई दोनों से फ्री हो, यानी c 0 है, तो पक्के तौर पर उस सर्कल के सरकमफेरेंस पर ही ओरिजिन O00 लाइज करेगा। और बात करते इसके आगे, हमने ये भी सुन रखा है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि सर्कल का इक्वेशन जब भी जनरल इक्वेशन के फॉर्म में होगा तो हम एक्स वाई के बगल में दिए गए कोफिशिएंट का हाफ निकाल करके उसके नेगेटिव साइन को पहले g बाद में f लिखेंगे, तो ऐसा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो दरअसल उस सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, और रेडियस r की लेंथ होती है रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, जहां ये तय है कि g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर की वैल्यू हमेशा c से बड़ी होनी चाहिए। अगर c के इक्वल होगा तो ये सर्कल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर c से छोटा होगा तो वहां कोई पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां सर्कल डिफाइन होगा ही नहीं, सर्कल वो इमेजिनरी या अनरियल हो जाएगा। इतनी बातें हो चुकी हैं। अब आइए हम यहां से आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों के बारे में बात करते हैं। हम लोग इस समय सर्कल के जनरल इक्वेशन को एनालिसिस कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि जब सर्कल का इक्वेशन जनरल इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा। और अगर वो सर्कल एक्स वाई प्लेन में एक्सिस ऑफ एक्स को और एक्सिस ऑफ वाई को अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, अगर दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, अब अज्यूम करें कि कोई सर्कल है जो एक्स वाई प्लेन में एक्सिस ऑफ एक्स को दो डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पर और एक्सिस ऑफ वाई को भी दो अलग अलग पॉइंट पर कट या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सर्कल जब किसी एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करता है तो उन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम सर्कल का उस एक्सिस के लिए इंटरसेप्ट की लेंथ कहते हैं। यानी इस पॉइंट को अगर हम ए नाम दें और इसे अगर हम बी से नॉमिनेट करें तो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी या लेंथ ऑफ ए बी या डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, इसे हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। और अगर हम लोग सर्कल और एक्सिस ऑफ वाई के इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर हम पी और क्यू से नॉमिनेट करें तो इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर के ऐसे भी आते हैं कि वे लोग सर्कल का इक्वेशन दे करके आपसे उनके दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं। तो सर्कल के एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ किसी सर्कल के एक्स एक्सिस पर एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ, मतलब सर्कल और एक्सिस ऑफ एक्स के दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, इसको एक्सप्रेस करते हम लोग है 2 इंटू रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी से। अब बात करेंगे सर्कल के वाई इंटरसेप्ट की लेंथ, मतलब साफ है कि सर्कल एक्सिस ऑफ वाई को जिन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है उन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। और ये हम एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में कि 2 इंटू रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी। खास बात यहां पर यह है कि किसी भी सर्कल के इंटरसेप्ट के एग्जिस्ट होने के लिए जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर की वैल्यू हर हाल में सी से बड़ी होनी चाहिए। अगर जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर की वैल्यू सी से बड़ी नहीं होगी तो ये इंटरसेप्ट इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है, यानी यहां कोई भी इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होगा। जिसका मतलब ये होगा कि वो सर्कल एक्स वाई प्लेन में किसी क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस के बीच में ही है, वो किसी भी एक्सिस को न तो कट कर रहा है और न ही टच कर रहा है। मैंने आपसे क्या कहा, जब जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर की वैल्यू सी से बड़ी होगी तो दोनों इंटरसेप्ट अनरियल हो जाएंगे, यानी सर्कल किसी भी एक्सिस को न ही कांटेक्ट करेगा और न ही इंटरसेक्ट करेगा। एक और कंडीशन, अगर जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर की वैल्यू, अगर जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर की वैल्यू सी के इक्वल होगी तो सर्कल किसी भी एक्सिस को कभी भी दो पॉइंट पर कट नहीं करेगा, केवल एक पॉइंट पर टच करके निकल जाएगा। ऐसे कंडीशन में उस सर्कल का उस एक्सिस या उन सभी एक्सिस के रिगार्डिंग उसके इंटरसेप्ट की लेंथ हमेशा 0 होगी। दोबारा फिर आप सुन लें, ठीक है, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर से बड़ी है तो दोनों इंटरसेप्ट पॉसिबल होंगे, यानी यस दे आर पॉसिबल। दूसरी कंडीशन, अगर जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर की वैल्यू सी के इक्वल होगा तो देयर इज नो इंटरसेप्ट, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों इंटरसेप्ट की लेंथ 0 हो जाएगी। देयर इज नो इंटरसेप्ट, लेंथ इज 0, ठीक है। और एक और कंडीशन है, जब जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर की वैल्यू लेस देन सी होगी तो सर्कल ना तो किसी एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा और ना ही टच करेगा। ऐसे कंडीशन में सर्कल एक्सिस के बीच में ही बनेगा, यानी कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा, ये अनरियल हो जाएगा। तो ये कंडीशन है सर्कल के इंटरसेप्ट के बारे में। तो मैं इसको यहां से इरेज करता हूं, इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में मूव करता हूं। बच्चों आगे बढ़ते हम लोग हैं, कुछ और कंडीशन के बारे में बात करते हैं। अगर सर्कल के जनरल इक्वेशन में y का लीनियर टर्म अगर नहीं होगा,
ठीक है। अगर y का लीनियर टर्म नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा सर्कल का सेंटर एक्सिस ऑफ x पर लाइज कर रहा है, क्योंकि एक्सिस ऑफ x पर हम जानते हैं एक्सिस ऑफ x पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। y के न होने का मतलब ये होगा कि f की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और सेंटर C के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ट्रेडिशनली वो -g और -f होते हैं। अगर इस f की वैल्यू जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी तो सेंटर C का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में सेंटर पक्के तौर पर एक्सिस ऑफ x के ऊपर ही लाई करेगा। तो मतलब ये निकला कि लीनियर y के न होने का मतलब है सेंटर C एक्सिस ऑफ x पर होगा। एक और कंडीशन है, अगर सर्कल के इक्वेशन में केवल एक्स स्क्वायर्ड का टर्म मिले और लीनियर x का टर्म नहीं मिले, ठीक है, ऐसा कोई टर्म न हो जहां केवल x हो, x का टर्म हो ही नहीं, तो मतलब ये निकला उस सर्कल में सेंटर C के उस सर्कल के सेंटर C के एब्सिका की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि x के ना होने का सीधा मतलब है g की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और सेंटर C के एब्सिका के जीरो होने का मतलब यह हुआ कि सेंटर C आपका एक्सिस ऑफ y पर लाइज करेगा। किसी भी पॉइंट के एक्सिस ऑफ y पर कॉन्साइड करने का मतलब यह होगा कि उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। एक और बात, ठीक है, अगर सर्कल की इक्वेशन में केवल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म मिले, जिसका मतलब ये निकला कि न तो x का लीनियर टर्म मिले और न ही x y का टर्म मिले। अगर सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के ही टर्म मिले, लीनियर x और लीनियर y दोनों ही न मिले, ठीक है, तो ये तय है कि सेंटर C के g और f दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब इसका ये निकलता है कि सेंटर C का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही जीरो हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में सेंटर C न तो एक्सिस ऑफ y पर होगा और न ही एक्सिस ऑफ x पर होगा। सेंटर C XY प्लेन में दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट यानी ओरिजिन पर कॉन्साइड कर जाएगा, यानी सेंटर C कोई और नहीं बल्कि खुद ओरिजिन ही हो जाएगा, C ओरिजिन पर कॉन्साइड कर जाएगा। तो ये सर्कल के जनरल इक्वेशन को आप देखकर भी गेस कर सकते हैं कि किस सर्कल के सेंटर की लोकेशन कहां है। एक बात और भी है, ठीक है, अगर सर्कल के लीनियर इक्वेशन में लीनियर x का टर्म भी हो, लीनियर y का टर्म भी हो, अगर सर्कल की इक्वेशन में x y दोनों के ही लीनियर टर्म हो, तो जाहिर सी बात है सर्कल किसी भी एक्सिस पर या ओरिजिन पर कॉन्साइड नहीं करेगा। सर्कल एक्स वाई प्लेन में किसी भी एक क्वाड्रेंट में कहीं पर भी हो सकता है, दोनों एक्सिस के बीच में। ऐसे कंडीशन में सर्कल के सेंटर C का लोकेशन या एड्रेस फाइंड आउट करने का मेथड ये है कि आप G और F की वैल्यू निकाल करके उन वैल्यूज का साइन कुछ भी हो उनमें अपनी तरफ से माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनका फाइनल कोऑर्डिनेट आएगा उसको चेक करेंगे कि क्या एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं। ऐसा होने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है तो सेकंड में, और इसका ठीक उल्टा जाएगा फोर्थ में। तो ये बात हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ और बातें करते हम लोग हैं। अगर हम किसी सर्कल के जनरल इक्वेशन को देखें या कोई इक्वेशन अगर सर्कल के जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो और आपसे कहा जाए कि अगर सेंटर C की वैल्यू नॉन जीरो है, अगर सेंटर C की वैल्यू नॉन जीरो है, यानी यहां पर एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट या नंबर आपको दिखेगा, तो यह तय है कि ओरिजिन O या तो सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के बाहर होगा। तो यहां पर ओरिजिन O सर्कल के बाहर है। कोऑर्डिनेट हम सभी जानते हैं 2 जीरोस, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए गए सर्कल पर ओरिजिन O जो कि आउटसाइड हो, अगर हम उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ करें और हम जानते हैं कि जब कोई पॉइंट सर्कल के
सरकमफ्रेंस को होता है तो उस पॉइंट से केवल एक टेंजेंट और एक नॉर्मल पॉसिबल है। अगर कोई पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस के अंदर है तो उससे हजारों सीकेंट, ठीक है, हजारों कॉर्ड्स पॉसिबल हैं, लेकिन एक भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एक भी नॉर्मल पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल वो लाइन होती है जो किसी भी कॉनिक के टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होती है। जब यहाँ टेंजेंट पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है, तो कैसे आ पाएगा नॉर्मल, ठीक है। और अगर किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस के बाहर में कोई पॉइंट दिया हो तो उस पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल है। उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है, भले ही उन दोनों की इक्वेशन अलग अलग हो, भले ही उन दोनों टेंजेंट के और सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लोकेशन और कोऑर्डिनेट ये अलग अलग हो, इट्स ओके, ये तो होना ही होना है। लेकिन एक बात तय है कि उन दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। और आज से क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछेगा कि किसी सर्कल के रिगार्डिंग ओरिजिन ओ के सर्कल के बाहर होने पर ओरिजिन ओ से ड्रॉ किए गए दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल का नेचर क्या होगा। एंगल क्या होगा क्वेश्चन ये नहीं आता है, एंगल का नेचर क्या होगा क्वेश्चन ये आता है। एंगल इसका राइट एंगल है या ऑब्स्ट्यूस एंगल है या एक्यूट एंगल है, हमें ये जज करना होता है। तो आइए बात करते हैं। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू सी से बड़ी होगी तो ये एंगल थीटा जो होगा 90 से बड़ा होगा, यानी ये एंगल ऑब्स्ट्यूस एंगल होगा। इसकी वैल्यू 90 और 180 के बीच में आएगी। ओके, हम लोग किसी सर्कल के ओरिजिन के बाहर लोकेट होने पर उस बाहर दिए गए ओरिजिन से सर्कल पर ड्रॉ किए गए दोनों टेंजेंट का इक्वेशन या लेंथ या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इन पर बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल और केवल इस समय इस टॉपिक में उन टेंजेंट के बीच के एंगल की वैल्यू पर भी नहीं, बल्कि हम एंगल के स्वभाव पर, एंगल के क्वालिटी पर बात कर रहे हैं कि ये एंगल राइट एंगल होगा या एक्यूट एंगल होगा या ऑब्स्ट्यूस होगा। तो यहाँ ये एंगल ऑब्स्ट्यूस होगा, यानी इसकी वैल्यू जो होगी 90 से ग्रेटर हो जाएगी और 180 से छोटी होगी। ओके, अब आइए बात करते हैं एक और कंडीशन। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू लेस देन सी होगी तो ये एंगल 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, यानी ये एंगल नेचर में एक्यूट एंगल होगा। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू लेस देन सी होगी देन नेचर ऑफ द एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होगा, यानी कि 90 और 0 के बीच में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक और कंडीशन के बारे में। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू सी के इक्वल होगी तो ये एंगल ना तो 90 से बड़ा होगा और न ही 90 से कम होगा, यानी ये एंगल एग्जैक्टली एक राइट एंगल ही होगा। तो कई बार सीबीएसई के एग्जामिनेशन में, सीयूटी में, एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आते हैं, जहाँ क्वेश्चन में आप इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही बच्चों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, उत्साह मिलेगा, एक काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।